नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कि कैसे बदली सोच, कैसे बदला नज़रिया, कैसे समझा खुद को, और कैसे उस समझ के ज़रिए, उसके सहारे कौन-कौन से दूसरे एग्ज़ाम्स थे जो निकाले। तो अगर बात की जाए कि मैंने अपनी पिछली जो वीडियोस थी उनमें आपको बताया था कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो 2011 से शुरू हुई थी। 2011 में मैंने अपनी 12th फिनिश की थी, और उसके बाद में उसके जो है 6 महीने के बाद में मैंने अपना पहला जो है एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, एसएसबी दिया था उसका फिर। तो कुल मिला के 2011 के जुलाई अगस्त के आसपास से शुरुआत होके, और एनडीए से शुरू किया था मैंने। पहला जो एनडीए का एग्ज़ाम दिया था जब मैं 16.5 साल का था, वहाँ एनडीए में मैंने रिटन क्वालिफाई कर लिया था। 12th रनिंग था, पढ़ने में इंटरेस्ट था, मैथ्स प्लस पॉइंट था। चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती थी, खुद को ऑब्जर्व नहीं किया था, बस इतना पता था कि मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश एवरेज है, और जीएस जो है वो बहुत बेकार है ना, बहुत बेकार है। हाँ, उस टाइम बहुत बेकार था क्योंकि भाई बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, मतलब बस थोड़ा बहुत पढ़ के, जो भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह कर लेता था, ज्योग्राफी वगैरह, साइंस, पॉलिटी, वही सारी चीज़ें। तो दोस्तों उतनी समझ नहीं थी, बस ये था कि एनडीए करना है, एनडीए करना है, एनडीए करना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना है। प्राइमरी एयरफोर्स था मेरा। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं मिलता तो आर्मी, वो भी नहीं हो पाता तो नेवी, मतलब कैसे भी फोर्स में जाना था, और एक अच्छी जॉब जो है लेनी थी, ठीक है, ऑफिसर रैंक पे जाना था। खैर, डेस्टिनी में कहीं ना कहीं मैं शुरू से थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, धार्मिक हाँ शुरू से हूँ। और जो धर्म से जुड़ा रहता है वो, मतलब जब तक मैच्योरिटी नहीं आती आई गेस तब तक, या हो सकता है लाइफ टाइम भी, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, भगवान से हम चीज़ें मांगते हैं, गुस्सा भी करते हैं सब। और जो लाइफ में इतना अभी तक मैं आया, इतना जो लाइव एक्सपीरियंस मेरा खुद का लाइफ का रहा, तो उस हिसाब से भाई वो जो पावर होती है, जो भगवान होते हैं, मैं मानता हूँ कि वो हमारे सबसे अपने होते हैं। मतलब हम उनसे हर चीज़ बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, सब कुछ। तो मैं हमेशा उनसे एक चीज़ मांगता हूँ कि लाइफ में इतना करना कि जो भी करूँ तुमसे करूँ, मांगूँ तुमसे, गुस्सा करूँ तुमसे, तुम्हें सारा अधिकार दे रखा है मैंने मेरी लाइफ का। और बस मैं गुस्सा भी तुमसे करूँगा, मेरी लाइफ में कुछ बुरा अगर होगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, ठीक है, मैं उस टाइम लड़ूंगा तुमसे। तो एक अच्छी चीज़ भी है, पता है, लाइफ की गंदी से गंदी सिचुएशन को डील करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। तो 2011 से शुरुआत की। इतना मतलब ऑब्जर्वेंस नहीं था, चीज़ें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़े, ग्रेजुएशन किया, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ग्रेजुएशन पूरी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, एमएससी भी कर ली, और वहाँ तक भी ऐसा कुछ नहीं था। उसी दौरान 2017 में एमएससी ख़त्म हुई थी, वहीं पे मैंने पहली बार सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, और एसएससी सीजीएल 2017 जो प्री का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा था काफ़ी बढ़िया है, मतलब है मेरे हिसाब का कुछ है। तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया था, मेंस हुआ, इस बीच में एक प्राइवेट जॉब में सिलेक्शन, ये सारा मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, जिसने नहीं सुनी है ना, ये वाली वीडियोस जो हैं जो मैं बताऊँगा, इनको ज़रूर एक बार देखना, मतलब अच्छी है, इंस्पिरेशन ले सकते हो, एक जर्नी जो शायद आप उससे कनेक्ट कर पाओ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थी, और सीजीएल 2017 इतनी लंबी जर्नी हो गई थी कि उस दौरान बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। तो उस दौरान जो सबसे पहली चीज़ हुई थी भाई, मेरी जो प्राइवेट जॉब मैंने ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद मैं
एक और चीज़ हुई, CGL 17 तो चल ही रहा था, CGL 18 का नोटिफिकेशन आया, उसका भी मैंने प्री दिया। तो जो मेरी प्राइवेट जॉब थी, मैं नागपुर में था, वहीं पे जो है मैंने प्री दिया और नॉर्मलाइजेशन जो है वो वहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो SSC में नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत जो हुई वो हुई 2018 से, SSC CGL 2018 से। ठीक है, उससे पहले तक नॉर्मलाइजेशन नहीं था। तो अगर इजी शिफ्ट है तो भाई बहुत बढ़िया है आपके लिए, CGL 17 तक। CGL 17 के बाद से, CGL 18 से अगर आप इजी शिफ्ट में हो, भाई आपकी किस्मत बहुत खराब है। और मेरी किस्मत सच में खराब रही, ये चीज़ मुझे वहां से समझ में आना शुरू हुई धीरे धीरे। ठीक है, स्टार्टिंग में भी उतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि जब CGL 18 का मैंने प्री दिया तो मेरा इजी शिफ्ट में पेपर पड़ा। तो नॉर्मलाइजेशन जस्ट पहली बार मैं दे रहा था, मतलब तो मुझे इतना पता नहीं था क्या कैसे है। मैंने कहा ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा, अपना पेपर जो आएगा अच्छा करके आना है, और कितना इजी कितना हार्ड इतना इस सब में इंटरेस्ट नहीं था। तो जब सारे एग्ज़ाम्स हो गए तो उनका जब सर्वे वगैरह हुआ तो पता चला मेरा मतलब ईजीएस्ट नहीं था, बट आउट ऑफ द इजी शिफ्ट्स में था। मतलब या मैं बोलूँ तो अगर हार्ड शिफ्ट में नहीं है तो मैं उसको सबको इजी ही मानता हूँ, मॉडरेट वगैरह को। ठीक है, तो मेरा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ था। तो उस शिफ्ट में कई लोगों ने जो क्योंकि मैं भाई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो कई सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने SSC का एग्ज़ाम दिया था। कई सारे मेरे साथ में मेरे सेंटर पे थे। कई सारे जो है एक्स सर्विसमैन वगैरह जो पढ़ रहे थे वहाँ पे मेरे से, वो लोग भी थे। तो कई सारे लोग थे जिन्होंने साथ में एग्ज़ाम दिया, और जब रिज़ल्ट आया तो उनके कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कईयों के कम हुए थे, कुछ के नहीं भी हुए थे। तो मतलब मेरा ये था कि यार मेरे एटलीस्ट कम नहीं हुए, मेरे जो है कुछ नंबर बड़े हैं। तो एक्यूरेसी मेन चीज़ रहती कि भाई GS मेरा वीक था, लोग बोलते थे तुक्के मार दो, लेकिन मैं नहीं मारता था, मैं नहीं मार पाता था। मतलब मुझे लगता था कि यार अगर 4 में से 2 सही 2 गलत हो गए तो मतलब ठीक है, लेकिन अगर एक सही 3 गलत या चारों गलत, मतलब मैं अपनी किस्मत को इतना गंदा मानता हूँ कि अगर मैं 4 तुक्के मार रहा हूँ तो मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे चारों के चारों भी गलत हो जाए। तो मैं बहुत कम ये चीज़ ट्राई कर की है। ठीक है, तो CGL 17 की जर्नी में फिर CGL जो है 18 का प्री दे दिया मैंने, 18 का मेंस भी दिया। और क्योंकि और अच्छा, ये CGL की तो जर्नी चल ही रही थी, और CGL 19 में जो है 17 का जो लास्ट रिजल्ट आया था, यानी कि CGL 19 का भी शायद मैंने प्री या मेंस कुछ तो दिया होगा, प्री तो एटलीस्ट दिया होगा मैंने नागपुर में। तो ये सब चल रहा था, और इस दौरान नागपुर से ही मैंने CGL 18 का Tier 3 भी दिया था। ठीक है, जो टाइपिंग वगैरह रहता है, मुंबई पड़ा था मेरा सेंटर, मुझे याद है अच्छे से। DV भी मैंने दिया था, वो भी मुंबई पड़ा था सेंटर। भाई बहुत अच्छे कीबोर्ड मिले थे वहाँ पे हमें, बड़े वाले कीबोर्ड्स थे एकदम हैवी पुराने, मतलब अच्छा हाथ सेट हो जाए, और अच्छा काम कर रहे थे। और DV के दौरान मतलब कुछ लोग थे जो मतलब पहली बार दे रहे थे, मेरा सेकंड चांस था। मैं नहीं, अच्छा सेकंड चांस नहीं था आई गेस, मतलब मुझे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है, 17 का पहले हुआ था, 18 का नहीं, शायद 17 का ही पहले हुआ होगा। कुल मिला के मुंबई में मैंने एक DV दिया था, तो काफ़ी अच्छा रहा था, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत सपोर्टिव लोग थे। और हर जगह मिलते हैं भाई, मतलब लोग आपको सेलेक्ट करने बैठे हैं ना यार, आप क्यों सोच रहे हो आप नेगेटिव हो जाते हो। लोग सोचते हैं यार ये डॉक्यूमेंट नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नहीं है यार, अभी नहीं है ना। अगर आप उसमें एक सर्टिफिकेट दे दो, आप सर्टिफाई करके दे दो कि मैं एट द टाइम मैं ज्वाइन करूँगा, मैं वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल मैं आपको दे दूंगा, ला के दिखा दूंगा, तो दैट इज़ सफिशियंट यार, वो सेलेक्ट करने बैठे हैं। ठीक है, तो हर जगह अच्छा स्टाफ मिलता है, बेसिकली सपोर्टिव मिलता है आपको। ठीक है, वही अगर घूसट टाइप का मिल जाए, वो भी बुरी किस्मत है। एल्स मुझे उस तरह की बुरी किस्मत मेरे साथ आज तक नहीं हुई। तो ये SSC की तो एक जर्नी चल रही थी। इस बीच में, इस दौरान मैंने एक चीज़ खुद में सोची बस। ठीक है, एक बड़ा चेंज भी हुआ। तो जो बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते थे, कहीं ना कहीं मैंने एक एक बार फिर से उस तरफ नज़र डाली। तो जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने एक IBPS का क्लर्क का जो एग्ज़ाम दिया था, और GA की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि सेक्शनल टाइमर और ये सेक्शनल कट ऑफ, ये सारी चीज़ें शुरू से ही थी, आपको सारे सेक्शंस में पास होना रहता है, ऐसा था। तो बस वहीं से मुझे समझ में आ गया था कि यार ये GA तो मुझे पास नहीं होने देगा, और बैंकिंग का थोड़ा वो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब
कुल मिला के इंटरेस्ट नहीं था और मैं इतना सिंसियरिटी भी नहीं थी कि यार मैं तैयारी करूं अच्छे से, ठीक है। मतलब यार आज मैं देखता हूँ ना, आज का स्टूडेंट और मैं जो था, मतलब मैं दूसरों की नहीं बोल रहा, मैं अपनी बोल रहा हूँ। तो मेरे में उतनी सिंसियरिटी, उतनी लगन नहीं थी, मैं करता था। बट वो जो जीएस वाला जीए वाला पार्ट था ना, वहां पे मैं कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता था। मतलब अगर मैं करता उसको और अच्छे से करता उस टाइम पे, तो शायद मैं बहुत बेहतर कर पाता, ठीक है। तो कुल मिला के हुआ ये कि 2019 में एसबीआई ने अपने फॉर्मेट में एक बहुत बड़ा चेंज किया, ठीक है। तो आईबीपीएस के जो क्लर्क और पीओ के एग्जाम्स होते हैं वो बाकी कुछ अलग अलग बैंक्स के लिए होते हैं, लेकिन एसबीआई जो है ना वो अपना खुद का अलग एग्जाम कराता है, ठीक है। और उसको कराने का जो कंडक्शन का जो ठेका था उस टाइम पे टीसीएस का था। अभी भी आई गेस के टीसीएस का ही होगा। तो एसबीआई ने एक बड़ा चेंज ये किया कि भाई सेक्शनल टाइमर तो है, लेकिन आपको ओवरऑल पास होना है, ठीक है। आपको किसी ऐसा नहीं है कि सेक्शन सारे सेक्शंस में पास होना है, ये एक बड़ा चेंज था। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी कि यार एसबीआई ने एक चेंज किया है, अब क्या है, आपको अकेले जीए में पास नहीं होना। मतलब जो एसएससी में मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि अकेला जीएस मुझे नीचे नहीं खींच सकता, मेरे पास स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। तो वहां पे मैंने देखा यार मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग है मैथ्स, मेरे पास स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग। और भाई अगर ये देखो ना बैंक की रीजनिंग, तो बैंक की रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। जो सिटिंग अरेंजमेंट और जो ये सारे लाइन वाले क्वेश्चंस, पोजीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि जो वो वाली रीजनिंग होती है ना, जो एजम्पशन स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत देती हैं। बट स्टिल देखो, आपको ये चीज़ समझनी है, यहाँ से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे एसएससी सीजीएल 2026 में जो सेक्शनल टाइमर की उम्मीद कर रहे हैं, उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे सारे लोग कि वहाँ सेक्शनल टाइमर होता था, लेकिन भाई मैंने उसमें भी सिलेक्शन लिया है, ठीक है। मेरे पास जीए और रीजनिंग, भाई अपने आप में मैथ से बड़ा माना जाता है बैंक में कई बार एग्जाम्स में, ठीक है। क्योंकि वो जो सिटिंग अरेंजमेंट्स और वो जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो फंस जाते हैं ना, बहुत टाइम खाते हैं। लेकिन एक माइंड सेट होता है कि भाई हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन लेना है ना, हमें सीट पक्की करनी है अपनी। तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें सारे क्वेश्चंस कर डालने हैं। भाई जितना करना है सही करना है, ठीक है। कोशिश करनी है मैक्सिमम की, लेकिन जितना करना है सही करना है, ये एक सिंपल सा माइंडसेट होना चाहिए। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो एक सिंपल सा माइंडसेट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैंने कहा यार ये मैं ट्राई कर सकता हूं अब। तो मैंने एसबीआई का पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम्स में अपना फॉर्म डाल दिया, ठीक है। अब अच्छा, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं एक चीज जो मेरे अंदर जो आई वो आ गई, कॉन्फिडेंस, ठीक है। जिस चीज की शायद स्टूडेंट लाइफ में कमी होती है। मतलब ऐसा कि मैं खड़ा हूं भाई, तुम करो यार क्या करना है, तुम पूछो क्या पूछना है। ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगा यार, इंसान हूं, हो सकता है नहीं आए, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। मतलब खुद में कॉन्फिडेंस आया ना कि यार मैं इंसान हूं। पहले ऐसा लगता था कि यार नहीं आएगा तो क्या होगा। अरे यार, आई एम अ मैन, आई एम अ ह्यूमन। तो मुझे अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा यार, बोलो, उस चीज को फेस करो। नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, सबके साथ होता है, ठीक है। कोई यहाँ पे अगर परफेक्ट हो जाएगा, भाई हर कोई परफेक्ट हो जाएगा, तो हम में भगवान में कुछ तो डिफरेंस रखो। तो वो एक कॉन्फिडेंस आया कि यार हम गलत भी हैं, तो यार गलत है, ठीक है, उसको मतलब एक्सेप्ट करो। तो ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा यार एसबीआई का मैं एग्ज़ाम इस बार ट्राई करता हूँ। और भाई वो लाइफ में सेकंड टाइम था मैं कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम ट्राई कर रहा था आफ्टर द फेलियर ऑफ आईबीपीएस क्लर्क, जो मैंने दिया था। मुझे याद भी नहीं है कि कौन सी साल का दिया था, ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं फॉर्म फिल किए और प्री हुआ। भाई प्री जो तगड़ा हुआ, मतलब मज़ा ही आ गया। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसके प्री में ना, जीए नहीं होता था। तो प्री में जीए नहीं था, मैं कहा यार इससे बेहतर और क्या है, कर दो, फाड़ दो। तो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और अच्छा खासा एग्जाम हुआ, पास हो गए, क्लर्क भी और पीओ भी। तो वो दोनों एग्जाम के प्री निकलने के बाद भाई फिर कॉन्फिडेंस यहाँ से और यहाँ पे। अच्छा, आप पढ़ा रहे हो, आप सीजीएल 17 में सेलेक्ट कर चुके हो, 18 भी क्रैक कर चुके हो, जिस स्टेज तक भी आप पहुंचे हो, और
2019 के SBI के पीओ और क्लर्क दोनों के प्री भी निकाल चुके हो, आप समझ रहे हो। और ये सिर्फ कैसे कर पाया मैं, ठीक है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मैं इस तरह का कोई एग्ज़ाम देख रहा हूँ और उसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ एक सही तैयारी के साथ, ठीक है, एक तैयारी और उसके बाद स्ट्रेटजी कि इस एग्ज़ाम में क्या चीज़ मुझे नीचे खींच सकती है। जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में भाई सेक्शनल टाइमर है, लेकिन उसका इलाज क्या है, मुझे पूरा भाई क्यों करना है पूरा, चलो करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा तो क्या मैं रोऊं बैठ के बीच एग्जाम में, अपना अगला पार्ट छोड़ दूं, खराब कर दूं। अरे एग्जाम के बाद रो लूंगा, रिजल्ट आएगा तब रो लूंगा। फिलहाल जो टाइम मुझे एग्जाम देने का मिला है उसमें एग्जाम देना है बस। मुझे जितना कर पाऊंगा 100% एक्यूरेसी की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है माइंडसेट के साथ में मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला। और एसबीआई पीओ का अगर आप लोगों ने कभी देखा है या कोई भी पीओ, भाई पीओ ग्रुप ए की जॉब बोली जाती है। तो ग्रुप ए की सारी जॉब्स में इंटरव्यू होते हैं। तो पीओ के इंटरव्यू के लिए फिर से मैं मुंबई गया, जो नियरेस्ट सेंटर था वो मुंबई था, तो मैं गया। और वहाँ भाई देखो, अब मेरा जीए वीक था और मुझे वहाँ पे करना था ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, दोनों चीज़ें, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो बहुत तगड़ी चीज़, आपका ग्रुप डिस्कशन क्या होगा। भाई बैंकिंग एग्जाम है, क्या टॉपिक ग्रुप डिस्कशन के लिए मिलेगा। आप बैंक से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है, करंट अफेयर का कोई टॉपिक हो सकता है, या दोनों को मर्ज करा दो, करंट में बैंक से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो वो हो सकता है। तो मतलब भगवान भरोसे है भाई। दूसरी चीज इंटरव्यू, इंटरव्यू में तो आपका जीरो से लेके और इन्फिनिटी तक कुछ भी पूछ सकते हैं, ए टू जी, और छोटे आ से लेके ज्ञा तक, उसके आगे जो चाहे सब पूछ सकते हैं। तो अब क्या करें, उधर क्लर्क निकल चुका है, पीओ मेंस क्रैक है, मैं इन हूँ। अब जीडी देना है और इंटरव्यू देना है, और मुंबई में सेंटर पड़ा है। और माइंड सेट ये है कि एग्ज़ाम दिया फिर आराम से थोड़ा सा घूमा जाएगा मुंबई। हालांकि पहले घूम चुका था मैं, क्योंकि जो मैं जिस संस्था में, जिस कोचिंग में मैं उस टाइम था, तो उसकी ब्रांचेस मुंबई में भी थी। तो हम लोग गए थे ऐसे कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, कुछ ट्रेनिंग सेशंस के लिए। पुणे भी गया था मैं पढ़ाने के लिए अटैचमेंट पे। और एसएससी के भी डीवी और वो टीयर 3 वगैरह के लिए तो मुंबई में जा चुका था, घूमा था। बट ये था कि चलो फिर से घूमेंगे। और ये जो है अपना जो इलाका था, ये आई गेस बेंड्रा, बेंड्रा के आसपास में है, जो एसबीआई की जो मेन ब्रांच है ना, जहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होना था। तो सुबह सुबह जिस टाइम हमें बोला गया था कि आपको रिपोर्ट करना है, उससे लगभग 10 से 15 मिनट पहले मैं पहुंच लिया था, क्योंकि मैंने जो होटल रूम लिया था वो बेंड्रा के पास में ही लिया था। देख के लिया था, थोड़ा सस्ता सा जो भी मुझे मिला, जो भी फैब होटल से या पता नहीं किससे किया था मैंने ऑनलाइन। तो नियरेस्ट भी और सस्ता भी, दोनों चीज़ें हों जो मुझे सुबह सुबह टाइम से मैं पहुंच पाऊँ। तो सुबह मैं रिपोर्ट टाइम से 10-15 मिनट पहले पहुंच गया, और एक दो लोग और बैठे थे, विद फैमिलीज आए थे, किसी के पेरेंट्स थे, किसी के साथ में स्पाउस था, किसी के दोस्त साथ में थे, कोई अकेला था, मैं भी था। एक गैदरिंग टाइप की हो गई, और कई सारे लोग थे जिनकी फैमिलीज थी, तो एक बड़ी गैदरिंग टाइप अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग थे। तो भाई हम लोग को सबसे पहले इन किया, और एसबीआई वालों ने हम लोग को बोला आप जो है अपना लगेज साइड में रख लो। और एक बड़ा मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप में था उनका, जिसमें उन्होंने डाइनिंग हॉल बोल सकते हो आप, जिसमें उन्होंने हम लोग को सीटिंग दिया प्रॉपर, और सबको ब्रेकफास्ट कराया। उसके बाद बोला आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लो, डीवी भी उधर ही होना था, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लो और फर्दर मूव कर जाओ, जो भी हमें हॉल बताया गया। वहाँ हॉल में हम मूव किए, तो वहाँ हमें एक सीक्वेंस दे दिया गया, और हमें जो है डॉक्यूमेंट्स बता दिए आपको, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जब आपको बुलाया जाएगा तो आप आओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले चेक कराओगे, देन आपका जो है डीवी वेरीफाई हो जाएगा पूरा। उसके बाद में आप जो है फर्दर जीडी और इंटरव्यू के लिए एज पर द ग्रुप्स मूव करोगे, जैसे आपके ग्रुप्स बनाए जाएंगे।
तो हम लोग का 1 बाई 1 जो है डीवी, जो सबसे पहले डीवी हुआ। जिन लोग के पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो एट दैट टाइम नहीं अवेलेबल थे, तो उन लोगों को बोला गया कि आप जो है अभी रहने दो इसको, जो है जब आप अगर ज्वाइन हो जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आप अब वो डॉक्यूमेंट दिखा दो, हम आपके इसमें मेंशन कर दे रहे हैं, और आप रिटर्न में ये चीज़ हमें दे दो, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ऐसे ही होता है। तो डीवी हो गया डन। उसके बाद में हमें ग्रुप्स बना के जीडी के लिए भेज दिया गया। और जीडी की तैयारी के नाम पे मैंने किया था क्या भाई, इंटरेस्ट नहीं था और टाइम भी नहीं था, जॉब कर रहा था भाई। और मैथ्स पढ़ाना मतलब अपने आप में सुबह से शाम तक में सबसे ज़्यादा हेडेक वाला काम होता था। 12-12 घंटे भी पढ़ाया है, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाता था। तो तैयारी के नाम पे मैंने ये था कि कुछ हॉट टॉपिक्स देख लिए थे, कुछ स्टैटिक चीज़ें ऐसी जो मुझे लगा था कि अगर ऐसा कुछ आएगा, जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं कहीं भी घुसेड़ सकूं, ठीक है, कहीं भी डाल दूं। भाई जीडी में परफॉर्म करना है, बस बोलना है यार, कुल मिला के बोलना है। और जो बोलना है अपना मतलब ऐसा बोलना है कि हाँ सामने, मतलब ऐसा ना लगे बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, ऐसा लगे सामने वाला हाँ एक वैलिड पॉइंट दे रहा है जो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पा रहा है टॉपिक से। तो हमें जो है टॉपिक के ऑप्शंस दिए गए थे जीडी में कि आपके पास ये दो ऑप्शन है, आप इसमें से जो चाहो वो टॉपिक चूज कर लो पहले आपस में डिस्कस करके, और उसके बाद जीडी शुरू कर देना अपना। तो भाई हमें जो हमने टॉपिक चूज किया था वो कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड था, जो वाटर पॉल्यूशन या वाटर स्कैरसिटी, जो मतलब धरती पे पानी की जो स्थिति है उससे रिलेटेड था। और जो वाटर डिस्प्यूट्स, तो कुल मिला के पानी से रिलेटेड था। और भाई वहाँ जो डिस्कशन शुरू हुआ, मुझे कुछ नहीं करना था, मेरा टारगेट था कम से कम 3 से 4 बार अपना पॉइंट देना, और पॉइंट ऐसे देना कि सारे लोग सुने और वो पॉइंट बेवकूफ़ी भरा ना हो, वैलिड पॉइंट हो जो टॉपिक से जुड़ने वाला हो। तो भाई उसके लिए क्या होता है, आपको ये भी दिखाना होता है कि आप दूसरों को सुन रहे हो। क्योंकि देखो उससे क्या होता है, अगले बंदे आपको देख रहे हैं, आपको उन्हें नहीं देखना है, आप सिर्फ अपने ग्रुप पे फोकस कर रहे हो। तो जब आप सुनोगे ना दूसरों को, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो बंदा बोला इसका पॉइंट जो है मेरे से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो आप उसमें अपना पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो, तो ग्रुप आपको भी सुनेगा, ठीक है। और ये आपके लिए पॉजिटिव है कि आप ऐसा हड़बड़ हड़बड़ में नहीं हो, आप दूसरों को सुन रहे हो, और आपको जब सही लग रहा है तब बोल रहे हो, और दूसरे भी आपको सुन रहे हैं, मतलब आपका पॉइंट वैलिड है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ पे वो चीज़ें की, और जीडी मेरा बहुत बढ़िया हुआ। मतलब मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा था उस थोड़े से को मैंने पूरी तरह से उस जीडी में यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फर्दर भेजा गया कि चलो जो जो ग्रुप्स जो हैं जीडी कर चुके हैं वो आप फॉरवर्ड जाइए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो अब पीआई होना था, तो 1 बाई 1 जो है पीआई के लिए अंदर जा रहे थे, मैं अंदर गया। अच्छा किसी का भाई 10 मिनट लग रहा है, किसी का 15 मिनट लग रहा है किसी का 5 मिनट, किसी का 2 मिनट, तो ऐसे चल रहा था। तो भाई पीआई भी ऐसे ही होता है, मतलब पता नहीं होता कुछ क्या होना है। अच्छा मैं जब एनडीए में था तो मैंने बहुत सारे पीआई दिए थे, तो भाई 1-1 घंटे से ज़्यादा के पीआई दिए थे मैंने वहाँ। तो ऐसा डर नहीं था कि कितना लंबा चल जाए, ठीक है, लेकिन ये डर था कि यार वहाँ मैं 12th लेवल के हिसाब से देखा जा रहा था, यहाँ मैं ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से देखा जाऊँगा। तो मैं कहा चलो ठीक है जो भी है देखी जाएगी। तो मैं जैसे अंदर घुसा तो भाई 5 लोग बैठे थे, एक सामने, दो इधर दो इधर। जो मेरे जस्ट लेफ्ट में थी वो एक फीमेल थी, बाकी जो 4 थे वो मेल्स थे, और सारे के सारे 45+ के नियरली थे। मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन फीमेल ने किया अबाउट माई एजुकेशन, कि आपने एमएससी किया हुआ है किस सब्जेक्ट से। मैंने बताया फिजिक्स से किया है। अब वो पीआई शुरू हुआ भाई, तो उन्होंने वो एमएससी में घुस गए, उन्होंने एमएससी से रिलेटेड मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे, एक मैंने बता दिया, दूसरा मुझे नहीं आता था। तो भाई वहाँ पे काम आया कॉन्फिडेंस। मैंने सीधे जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आंसर किया, नहीं आता, सॉरी मैम। सॉरी मैम, मे बी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मे बी, बट मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो उन्होंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सामने वालों ने पूछा, इस तरह से मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ का मैंने आंसर दिया। मैंने बहुत कम क्वेश्चंस का आंसर दिया भाई, सच बताऊं तो मैंने मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया। एक वो जो एमएससी वाला पूछा था वो,
और एक आई गेस जो उस टाइम करंट अफेयर्स मेरे से पूछा था कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, उसमें अभी कौन सा त्योहार उसमें अभी क्या चल रहा है। तो भाई मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है, देखो ठीक है। तो यूपी में क्या चल रहा है, न्यूज़ मैंने नहीं देखी थी, मैं इंटरनेशनल देख रहा था, मैं नेशनल देख रहा था। मैंने ये नहीं देखा मेरे स्टेट में कुछ ऐसा तो नहीं जो हो ऐसा कुछ। तो अब मैंने कहा क्या बोलूँ यार। अब यूपी मतलब अपने खुद के घर के बारे में कोई पूछ रहा है, और आप घर के बारे में यही नहीं बता पाओगे आपके घर में क्या चल रहा है, कुछ तो बोलो कम से कम। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला। उस टाइम नवरात्रे आने वाले थे, तो मैंने उनको बोला कि सर नवरात्रे आने वाले हैं, और आगरा में जो है वो रामनवमी बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। तो आगरा में तो इस चीज़ की तैयारी चल रही होगी, और ऑफ कोर्स ऑल ओवर यूपी ये चीज़ की तैयारी चल रही होगी। बट आगरा में ये, लखनऊ में ऐसे ऐसे होता है। मतलब मैंने बताया जो मेन मेन दो चार बड़े सिटीज़ थे उनके बारे में बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे चल रहा है। उसके बारे में तीसरा क्वेश्चन जो मैं आंसर कर पाया था अपने पीआई में वो ये था कि उन्होंने बोला कि आप जो है वो आप पढ़ा रहे हो, तो हमें बताओ एक कोच, एक मेंटर और एक टीचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जिसका आंसर उस टाइम पे मुझे जो समझ में आया, मैंने बोला, मैंने कहा सर कोच जनरली हम कोचिंग जो लोग देते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड, और वो जो है ज़्यादातर हम फिजिकल जो ग्राउंड ऑन ग्राउंड या गेम्स से रिलेटेड एक वर्ड हो जाता है। टीचर जो हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, और मेंटोर जिससे हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, वो हमें चीज़ें मतलब हम उससे अदर देन एकेडमिक्स, अदर देन गेम्स, हम लाइफ की चीज़ें भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। इस तरह से मैंने एक आंसर दिया, और ये 3 क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए थे बस। इसके अलावा जितना भी मुझसे पूछा गया मैंने सीधे बोला सॉरी मुझे नहीं आता, या अगर मैंने कुछ सुना है तो मैंने इसके बारे में ये सुना है, बट आई गेस कि आप जो जानना चाह रहे हैं वो ये चीज़ नहीं है। तो इस तरह से मैंने बहुत शॉर्ट में, और मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 2 से 4 मिनट में ख़त्म हो लिया, और मैं आ गया बाहर। और भाई जो रिजल्ट आया ना उसका, मैं इंटरव्यू पास था, जीडी पास था, और अच्छे मार्क्स थे। जीडी में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, बट जहाँ तक मुझे याद है 50 नंबर का जो है इनका इंटरव्यू और जीडी मिला के होता था, और उसमें 20 नंबर इंटरव्यू के और 30 नंबर जीडी के होते थे, और मेरे जो जीडी में थे वो आई गेस 24 नंबर थे, 22 या 24 नंबर मेरे जीडी में थे, और इंटरव्यू में भी ठीक थे, मतलब 20 में से 12 नंबर या ऐसा कुछ था, तो मैं मेरा अच्छा था कुल मिला के। फाइनल रिजल्ट, एसबीआई क्लर्क सेलेक्टेड। बट जब उसका रिजल्ट आया, मैं एक्चुअली सच बताऊं तो वो रिजल्ट वेटिंग में कहीं ना कहीं मेरा गया था, और मैं वेटिंग में सेलेक्ट हुआ था। मतलब भाई कंपटीशन बहुत हैवी लेवल था, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था नो डाउट। बट हो सकता है जीए की वजह से मेरे कुछ मार्क्स कम रहे हो, और या दूसरी चीज़ कि भाई दूसरे भी धुरंधर बैठे होते हैं, और मैं बैंक का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद दे रहा था, तो कुछ भी रीज़न रह सकता है। बट मैं सेलेक्ट हुआ, बट वेटिंग में था। और जो एस बी आई पी ओ का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं इंडिविजुअली देखो सब में पास था, मैं प्री में भी पास था, मैं मेंस में भी पास था, मैं इंटरव्यू जीडी में भी पास था। बट जो उनकी कंबाइंड कट ऑफ जो जाती है, जो मेरिट बनती है, उसमें मैं 1.25 मार्क्स से नीचे रह गया था। और भाई जब ऐसे रिजल्ट आते हैं तो लगता है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा क्यों नहीं मिल सकता। मतलब लगता है ना कि यार मैं किसी ऐसी कैटेगरी में होता कि मैं, ठीक है, बट डेस्टिनी। और फिर मैंने आगे चल के ऐसे लोगों को देखा जो बैंक की एग्ज़ाम्स छोड़ छोड़ के एसएससी की और टीए मतलब 2400 2800 ग्रेड पे की जॉब ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि सही है, सिलेक्ट नहीं हुआ, अगर चला जाता तो हो सकता है फिर मैं इधर नहीं आता। और वर्कलोड जो मैं उधर देखता हूँ भाई, इधर ठीक है, इधर वर्कलोड है बट फिर भी मैनेजेबल है और ठीक है, मतलब जितना मैंने दूसरों की लाइफ से देखा है, इधर की लाइफ ठीक है। तो फिलहाल ये एक पार्ट था एसएससी की जर्नी में बैंकिंग का जो मैंने शेयर किया, जिसमें कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ, सॉरी सेक्शनल टाइमर, सेक्शनल कट ऑफ का भी रोल था।
कैसे खुद को देखा और खुद को समझा और उसके हिसाब से एग्ज़ाम चूज़ किया, वो भी रोल था। एग्ज़ाम देने की कैसे स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी सही साबित हुई, ये भी चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें ही कहीं न कहीं वीडियोज़ में मतलब इस वीडियो में मैंने शामिल करने की कोशिश की। इसलिए कि भाई एक तो मैं अपने इमोशन से आपको कनेक्ट कर पाऊँ कि मेरी जर्नी क्या थी, और दूसरा आप जो प्रेज़ेंट सिनेरियो एसएससी या बैंकिंग का है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, आप भाई उन चीज़ों में जो आपको कठिनाइयाँ, जो डिफ़िकल्टीज़ लगती हैं, आप उनमें कहीं न कहीं शायद इन चीज़ों को यूज़ करके अपने लिए कुछ अच्छा कर पाओ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ भाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इतनी लंबी कहानी पता नहीं कौन सुनेगा, बट आशा करता हूँ कि अगर आप सुनोगे तो कुछ अच्छा सीख के जाओगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। लाइक करिए मेरी वीडियो को, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।